Good morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, today we will continue the next topic of chapter 3 from your book. Name of the chapter is Natural Resources, Vegetation and Wildlife. In our previous video, we have done the topic natural vegetation and its classifications, and we will learn about the different types of forest of the world, and these forests are tropical hardwood forest, सेकंड पढ़ा हमने मेडिटरेनियन फॉरेस्ट, और जो थर्ड है जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। हमने डिफरेंट फीचर्स भी इनकी स्टडी की कि जो फॉरेस्ट हैं उनमें किस टाइप के वेजिटेशंस और किस टाइप के एनिमल्स सरवाइव करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक। These forests are commonly known as coniferous forest as the shape of the trees looks conical। तो इन फॉरेस्ट को जो टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, उन्हें कॉनिफरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है और इनकी शेप क्या होती है, कॉनिकल। अगर हम इन्हें इजी वे में समझना चाहते हैं तो आइसक्रीम कोन को अगर इस तरीके से रख दिया जाए तो उसकी शेप ये आएगी, और ये जो फॉरेस्ट हैं बेटा इनकी शेप भी ऐसे होती है। अब शेप ऐसी क्यों है वो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। तो ये शेप जो है कॉनिकल शेप है और इसीलिए इनको कॉनिफरस फॉरेस्ट बोला जाता है। सच फॉरेस्ट आर कॉमन इन द हायर लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हाई माउंटेन्स इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ कनाडा एंड यूएसए। तो मेनली जो हैं देखो यूरोप, एशिया और नॉर्थ कनाडा, यूएसए में पाए जाते हैं। और कहाँ ग्रो करते हैं ये, हायर लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऊंचाई पर स्थान है, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। इंडिया में इनकी लोकेशन कहाँ पर है? इन इंडिया द टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट आर फाउंड इन सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज़ एंड आर कॉमनली नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। जो सदर्न स्लोप्स हैं हिमालयाज़ की, जो हिमालय ऊंचे पहाड़ हैं उनकी सदर्न स्लोप्स के ऊपर ये माउंटेन फॉरेस्ट, देखो यहाँ पर इसको माउंटेन फॉरेस्ट बोल दिया है, टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी ठंडे इलाके हैं, कोल्डर रीजन्स हैं, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हेयर द प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ स्नो इन विंटर। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो किस फॉर्म में होती है, बर्फ़ के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टाल एंड कॉनिकल इन शेप। ये देखो आप इस इमेज में देख सकते हो डिफरेंट जो है वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे हैं उनकी इमेज दिखाई गई है। पाइन ट्रीज़ है, देवदार हैं, चेस्टनट ट्री हैं। तो आप इनकी शेप देख सकते हो, कॉनिकल है शेप। लुक एट द इमेज। ड्यू टू दियर शेप द स्नो कैन नॉट अक्यूमुलेट ऑन देम। अब इनकी शेप क्यों बनी ऐसी, क्योंकि ये उस एरिया में पैदा होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन की जो है, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की फॉर्म में होता है। तो इसलिए ये जो बेंट होते हैं नीचे की साइड, दीज ट्रीज डू नॉट शेड दियर थिक नीडल शेप्ड लीव्स एंड हैंस लुक एवरग्रीन। और ये एवरग्रीन दिखाई देते हैं। और दीज ट्रीज डू नॉट शेड दियर थिक नीडल शेप्ड लीव्स। यहाँ पर जो पत्ते हैं इनके वो कभी भी नहीं गिरते, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं पेड़। लेकिन ये पेड़ ऐसे हैं, इनकी जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, उनकी कंटिन्यू जो है प्रेसिपिटेशन होने की वजह से शेप कैसी हो जाती है, नीडल टाइप, जैसे सुई होती है ना, तीखी, क्योंकि लगातार ये नीचे की ओर झुके रहते हैं और ऊपर स्नोफॉल होती रहती है। तो जो
लास्ट जो है लीव्स जो उनकी शेप ऐसी हो जाती है, तीखी होती है वो, और एवरग्रीन दिखाई देते हैं हमेशा पेड़। फाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, देवदार, सिल्वर, चेस्टनट एंड वॉलनट, ये कुछ स्पीसीज़ हैं ट्रीज़ की जो इन एरियाज़ में पाई जाती हैं। दीज ट्रीज़ हैव कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इन ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है। कमर्शियल क्या होता है? इनका ट्रेड होता है, ठीक है, इनको बेचा जाता है। आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज मेकिंग ऑफ पल्प, प्लाईवुड, प्लाईवुड बनती है इनसे, काफ़ी कॉस्टली होती है। तो ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट। द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन सॉफ्टवुड फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, तिप्तिन, एंटीलोप, ये जो तीनों कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, तिप्तन, एंटीलोप, ये डियर्स की स्पीसीज़ है। इसी तरह स्नो लेपर्ड भी है, चीता, टाइगर और गोल्डन ईगल, ये कुछ एनिमल्स जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं सॉफ्टवुड फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाता है। क्या बेनिफिट्स हैं हमें फॉरेस्ट की? वी स्टूडेंट्स, वी all knows about the importance of forest for us. We are alive on the earth due to the natural resources. So forest also play an important role in our life. Forest are breathing. सबसे पहला क्या है? ये ब्रीथिंग लंग्स हैं ऑफ द सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए, जैसे हम जिंदा रहते हैं, हमारे लंग्स काम करते हैं, उनमें ऑक्सीजन जाती है तो हम जिंदा रहते हैं। इसी तरह कोई भी सिविलाइजेशन तभी तक जिंदा है जब तक उसमें फॉरेस्ट जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, मेंटेन किया हुआ है, बैलेंस्ड फॉरेस्ट एरिया है, तब जाकर उस सभ्यता का विकास हो सकता है। तो सभ्यता के लिए इन्हें ब्रीथिंग लंग्स बोला गया है। ये फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट एडवांटेज है फॉरेस्ट का। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर हम सर्वाइव ही तभी करते हैं जब यहाँ पर इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट हैं और इनमें बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प अस टू ब्रीथ बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। पेड़ पौधे क्या हेल्प करते हैं? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्सीजन क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैस। दे प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू द वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या देते हैं? ये भी हमारा थर्ड पॉइंट बन सकता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट बन गया। तो फॉरेस्ट क्या हेल्प करते हैं? सेफ हैबिटेट, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए क्या बनाता है? ये हैबिटेट बनाता है। एनिमल्स वहीं रहते हैं जंगलों में ही, जंगल ही उनका घर होते हैं। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड। और जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो भी फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, अपनी लिवलीहुड जो है वो उसके लिए वो फॉरेस्ट के ऊपर जो है मेनली डिपेंड करते हैं। ट्रीज़ आल्सो हेल्प इन कीपिंग द अर्थ कूल। नेक्स्ट फीचर क्या लिख सकते हैं हम? अर्थ को कूल रखने में भी पेड़ पौधे बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतना ही ज़्यादा जो सन रेज़ हैं उसकी हीट है अर्थ के ऊपर जो है अर्थ को हीटअप करने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन की हीट को पेड़ पौधे, तो अर्थ को कूल रखती है। लार्ज फॉरेस्ट कवर हेल्प्स इन कोजिंग रेनफॉल। फॉरेस्ट जो है रेनफॉल लाने में भी हेल्प करते हैं। रूट्स ऑफ दीज ट्रीज बाइंड सॉयल पार्टिकल्स, हेल्प टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड प्रिवेंट फ्लड्स। इसी तरह जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो सोयल को बाइंड करके रखती हैं, सोयल इरोजन को रोकती हैं, और जो सीपेज है अर्थ के ऊपर वाटर की वो थ्रू जो प्लांट्स की रूट्स से अंडरग्राउंड चली जाती हैं, और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल मेंटेन करती हैं, रेज करती हैं।
ठीक है। इस तो 5 जो है पॉइंट आप बना सकते हो इसमें, ट्रीज़ या फॉरेस्ट हैव सीन कॉजिंग रेनफॉल। तो 5 फीचर्स हमारी बन गई। तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, ये भी हमें पता है बेटा। डिफॉरेस्टेशन इन अ रैपिड मैनर हैज डिप्लेटेड द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, led to the loss of habitat for wildlife। डिफॉरेस्टेशंस यानी कि लार्ज स्केल पर ट्रीज़ को कट करना, तो बहुत रैम्पेट क्या होता है, बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो डिप्लेटेड हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, वो ख़त्म होता जा रहा है, लॉस हो रहा है उसका, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है और सोयल इरोजन हो रहा है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि साइंटिफिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 33% अगर अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, मान लो किसी भी कंट्री के पास 33% फॉरेस्ट है, इट मीन्स वो वहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। और ये बहुत ही कम होता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो रूट है वो किससे होती है, डिफॉरेस्टेशन से। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है और ये हमारे से ही कंसर्न रखता है। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्ट्रिजेंट मेजर टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट कवर। सम ऑफ दीज मेजर्स आर, तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बहुत सारे स्ट्रिजेंट क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली एक्शन लेती है और कुछ उपाय भी करती है टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एरियाज़। तो क्या सरकार ऐसे सख्त स्टेप उठाती है जिससे कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले क्या काम करती है, अफोरेस्टेशंस और लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। ये इसका मतलब यही है, अफोरेस्टेशन का मतलब कि लार्ज स्केल पर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, बड़े स्तर पर पौधों को उगाना। और ये एक स्कीम चलाई हुई है बेटा, ईच वन प्लांट वन पॉलिसी, कि हर एक व्यक्ति को एक पौधा तो लगाना ही है। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो ट्राइब्स वगैरह हैं ना, वो अपने खाना बनाने के लिए जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो लकड़ी वगैरह वहाँ से बीनते हैं, स्टोर करते हैं और अपना खाना पकाते हैं। तो इसके लिए एफिशिएंट यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट की के लिए क्या करना चाहिए कि उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए, कि लोग लकड़ी ना जलाएं, क्योंकि लकड़ी जलाने के लिए उनको चाहिए खाना बनाने के लिए, तो वो खाना किसी और तरीके से, कुछ और अल्टरनेट से बना सकते हैं। तो सरकार को ये एफर्ट्स करने चाहिए कि उनको जो एलपीजी वगैरह है ये प्रोवाइड करवाती है। और लकड़ी जो अंधाधुंध काटी जा रही है उसको रोकने के लिए ज़रूरी एफर्ट्स हैं बेटा। एनफोर्समेंट ऑफ ए नंबर ऑफ लॉज गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड प्रोहिबिट डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारे कानून बनाकर, गाइडलाइंस देकर, लोगों को अवेयर करके, और डिफॉरेस्टेशन प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है, सख्त निर्देश, सख्त मनाही करना। तो सरकार कानून बना सकती है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी। अगर कोई पेड़ पौधे काटता है तो उसके लिए क्या बना सकते हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं जिसमें पनिशमेंट का भी प्रोविज़न किया हुआ है। डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, जो लोग जो जंगलों में रहते हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो क्या करती हैं, जंगल के एरिया को क्लियर करके वहाँ पर खेती वगैरह करते हैं। और ऐसा करने से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे क्या होता है, फॉरेस्ट का लॉस होता है, क्योंकि पेड़ पौधों को जलाकर या उनकी कटिंग करके
खेतों के लिए ज़मीन तैयार करते हैं ट्राइब्स, और उसे क्या करते हैं, लैंड तैयार हो जाती है। लेकिन फॉरेस्ट का तो नुकसान हो जाता है ना, तो पेड़ पौधों को रोकने के लिए उनकी कटाई को डिस्करेज करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है चैप्टर। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ बेटा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।